उत्तराखंड के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है और ये मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का मैं अंतिम चीफ मिनिस्टर रहा हूं। केवल 10 दिन के लिए। और डिवाइडेड उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा हूं। जब कभी भी उत्तराखंड में मेरा कोई कार्यक्रम लगता है, आज भी भले ही उत्तराखंड राज्य अलग बन गया हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, अपने लोगों के बीच जा रहा हूं। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, यह देवभूमि के रूप में जानी जाती है, वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, शौर्य भूमि के रूप में जानी जाती है और सैन्य भूमि के रूप में भी यह जानी जाती है। वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की यह धरती है। मैं समझता हूं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की कृतियों से अच्छी तरह परिचित होगा। और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब पुष्कर सिंह जी धामी यहां के मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय एक सैन्य धाम का शिलान्यास करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जब कभी भी मैं यहां आता हूं तो मुझे एक दर्द होता है। दर्द यह होता है कि जब रक्षा मंत्री के रूप में मैंने अपना दायित्व संभाला था तो आर्मी चीफ के रूप में जनरल बिपिन रावत मेरे साथ काम कर रहे थे। मैंने बहुत नजदीक से देखा है क्या डायनेमिज्म था, व्यक्तित्व में कैसी गतिशीलता थी। मुझे याद नहीं है कि कोई बात मैंने कही होगी, उन्होंने किसी चीज के लिए समय मांगा होगा, बोला यस सर। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने ओथ ली थी मंत्री पद की, रक्षा मंत्री का दायित्व मिला था, तो मैंने नेक्स्ट डे उनको टेलीफोन किया कि रावत जी, ऐसा है कि मैं सबसे पहले मैं सियाचिन जाना चाहता हूं, सबसे जो ऊंची जगह है, और वहां के नौजवानों से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि सर आज चलना चाहते हैं कि कल? मैंने कहा कल चलूंगा, पूरी तैयारी है। तो यहां जब भी आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मैं खंडूरी जी की भी याद करना चाहता हूं, निशंक जी की भी, हमारे भगत सिंह जी कोश्यारी जी, हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, सबने कुछ न कुछ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। पहले मुख्यमंत्री तो स्वामी जी थे, यहां के हुए थे नित्यानंद जी, सबने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन केंद्र में हमारी सरकार बन जाने के बाद सचमुच उत्तराखंड के विकास में जो अनुकूलता पैदा होनी चाहिए वो अनुकूलता पैदा हुई है और बहुत तेजी से उत्तराखंड का भी विकास हो रहा है। मैं सूची देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड की जो 9 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं दी हैं, मैं ईमानदारी से बतलाऊं कि मुझे भी इन सब सारी परियोजनाओं की जानकारी नहीं थी। केदारनाथ बद्रीधाम में 1300 करोड़ रुपया, गौरी कुंड केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड रोपवे 2,500 करोड़ रुपया, हुमायूं के पौराणिक मंदिरों के भव्य निर्माण के लिए, मानस मंदिर माला मिशन के लिए, पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा, राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत टूरिज्म की दृष्टि से, ऋषिकेश हरिद्वार एडवेंचर टूरिज्म, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 2000 करोड़ रुपए की टिहरी झील विकास परियोजना। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता इतने अल्प समय में
इतनी सारी परियोजनाओं की स्वीकृति करना और सारी योजनाओं पर या तो तेजी से काम चल रहा है या कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी काम चल रहा है, ये मुझे बतलाया गया है। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का भी काम शुरू हो गया है, ये भी बतलाया गया है। दर्जन भर ऐसी परियोजनाएं, कितनी परियोजनाओं का मैं नाम लूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भाजपा सरकारों का कितना बड़ा फोकस रहा है, ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है। और 2014 में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के प्रति हमारी सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हमारी प्रायोरिटीज में उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन टॉप पर है। आप ये कहेंगे कैसे? पहले जो रेल के कामकाज के लिए रेल का बजट यहां 200 करोड़ हुआ करता था, आपको जानकर खुशी होगी कि आज रेल का बजट उत्तराखंड के लिए 5000 करोड़ रुपए हो गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया का भारत के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इस सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। उत्तराखंड के रहने वाले लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में हैं, उन्हें निश्चित रूप से यह महसूस होता होगा कि आज के 1 दशक 1.5 दशक पहले भारत के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा थी, वह धारणा आज पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई है। भारत का स्ट्रेचर, भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। ठीक है, भारत बोल रहा है, भारत कमजोर देश है, होगी बहुत, पॉपुलेशन बहुत अधिक, एरिया बड़ी होगी, लेकिन बहनों भाइयों, सचमुच हम लोगों का सीना चौड़ा होता है यह देखकर कि जहां पहले की भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया पूरा कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आज यदि विदेश की यात्राएं करते हैं, क्या सम्मान प्राप्त होता है? प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भारत के प्रति यह विदेश में रहने वाले लोगों की यह सम्मान की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया। भारत के प्रति यह सम्मान की अभिव्यक्ति है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है। मैं कुछ कभी कभी मैगजीन्स वगैरह उठाकर देखता हूं। मैं देख रहा था कि भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक विदेशी राइटर ने यह लिखा है कि इंडिया इज द कंट्री टू फॉलो इन 2023, और उनका नाम है इरिक सोलेम। उन्होंने कहा इंडिया एक ऐसा देश है जिसे फॉलो किया जाना चाहिए 2023 में, और उसकी प्रोग्रेस शानदार है। यह किसी भारतीय ने नहीं कहा है, विदेशी कह रहे हैं। मैं कुछ सेंटेंसेज उनके आपको मैं बतला रहा हूं। यह कहा है कि जब अंग्रेज थे भारत में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने लोगों की अधिकतम औसत आयु जो जीने की थी वह अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर थी, 30 वर्ष थी। आज वह बढ़कर 70 के पार पहुंच गई है, 70 के पार पहुंच गई। ऐसी कई बातें। वेस्टर्न लीडर्स माने पश्चिमी देशों के जो हमारे नेता हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग माने जनता के द्वारा उनकी मान्यता क्या है, इसको अप्रूवल रेटिंग कहते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग दुनिया के दूसरे देशों में, अपने देशों में भी मैक्सिमम 30% एवरेज है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की वह अप्रूवल रेटिंग बहनों भाइयों मोर देन 78% है, 78% से अधिक। क्या यह भारत का सम्मान नहीं है?
अद्भुत है। एक चाइनीज राइटर, उसने लिखा है हाउ इज इंडिया व्यूड इन चाइना, माने इंडिया को भारत में कैसे देखा जाता है। उनका नाम है मू चुनसन। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन जो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है उस आधार पर मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने पीएम मोदी का चाइनीज इंटरनेट पर एक काफी असामान्य सा निक नेम दिया है, और उनका निक नेम जो दिया है मोदी जी को, मोदी लाक्सियन। मोदी लाक्सियन, लाक्सियन का यह मतलब होता है कि कुछ अजीब शक्तियों वाला एक बहुत ही अमर वृद्ध, अजीब शक्तियों वाला। अब इसका मायने निकलता है कि चीनी नागरिक सोचते हैं कि मोदी अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अलग भी है और आश्चर्यजनक भी है। अब बहनों भाइयों, सच्चाई है कि मैं भी आश्चर्यजनक मानता हूं, क्योंकि हम लोगों ने साथ काम किया है। 2014 में पार्टी का प्रेसिडेंट मैं ही था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी मोदी जी के नेतृत्व में। काम करते हुए बहुत नजदीक से मैंने देखा है। प्रारंभ में 2014 में जब हम पब्लिक मीटिंग्स के लिए हम और वो दोनों लोग सारे देश में जाते थे, तो सचमुच अद्भुत काम करने की क्षमता। मैं तो कहता था कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी हमको खुद नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये चीनी राइटर ने जो कहा था सही कहा था कि अजीब शक्तियों वाला यह कोई व्यक्ति है। और मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें जो कहीं पर लिखी जाती हैं वो उस कंट्री की कॉमन मासेस की, जन सामान्य की धारणा, जन सामान्य की ओपिनियन को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति है। एक सज्जन ने लिखा है, उनका नाम है डेनियल केव, टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में भारत की प्रतिष्ठा उसे चीन से अलग करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में भारत चीन और अमेरिका को चुनौती दे सकता है। यानी भारत इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है कि चुनौती अमेरिका और चीन को भी दे सकता है। यह लोगों की भारत के बारे में धारणा है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति धारणा का बदलना, यह मैं समझता हूं कि सारे अचीवमेंट से मेजर अचीवमेंट है। क्या यह विषय हम लोगों के लिए स्वाभिमान का विषय नहीं है? और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी स्वीकार करेंगे। मान, सम्मान, स्वाभिमान, यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में कई दिनों तक भूखा रह सकता है, गालियां बर्दाश्त कर सकता है, अपमान बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता। और हमारे ये सेना के जवान, जिन लोगों ने सेना में काम किया है, आज भी जो काम कर रहे हैं, सीमा पर यदि जंग छिड़ गई, किस लिए लड़ते हैं? वो जानते हैं कि मैं मारा भी जा सकता हूं। कौन सी वो भावना है? राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। व्यक्तिगत स्वाभिमान भी होता है, समाज का भी स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान भी होता है। अब चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, कल्पना कीजिए अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में चंद्रशेखर आजाद भून रहे हैं। जब रिवाल्वर में अंतिम गोली बची, चिंता सता रही है कहीं अंग्रेजों की रिवाल्वर की विदेशी गोली मेरे जिस्म में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना नहीं है तो क्या है? यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बहुत बलवती भावना होती है। अब देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनले बहुत बड़ी हस्ती हैं, आर्थिक मामलों में बहुत कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, माने दुनिया की एक मानी जानी हस्ती है।
तो मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज क्वाइन किया था, एक फ्रेज था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, फ्रेजाइल का मतलब यह होता है कि जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला। तो उनमें से कुछ देशों को उन्होंने शामिल किया था। वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में कौन कौन से देश हैं, उनमें भारत भी था। लेकिन आज 2013 की बात मैं कर रहा हूं। आज मॉर्गन स्टैनले कहते हैं 10 साल के बाद कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी 4 वर्ष के बाद भारत दुनिया की टॉप 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाए। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह है भारत। यह भारत के बारे में धारणा बनी है। और लोग कहते हैं भारत इस समय दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। पता नहीं हमारे विरोध पक्ष के नेताओं को क्या हो जाता है। बहनों भाइयों, विरोध पक्ष की राजनीति हमने की है, लेकिन देश के लिए जो गौरव का विषय होता है उसके लिए सरकार की कभी आलोचना नहीं की है, उसके लिए बधाई भी दिया है हमारी सरकार ने। संसद में दुर्गा कहकर यदि श्रीमती इंदिरा गांधी को उस विजय के बाद 1971 के विजय के बाद किसी ने यदि संबोधित किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यह होना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनेताओं के द्वारा यही कल्पना की जाती है। भारत की विकास दर का जहां तक सवाल है, 2022-23 में वह लगभग 7.2% थी। और एक बहुत ही अर्नेस्ट यंग करके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक वित्तीय संस्था है। जानते हैं उस वित्तीय संस्था ने क्या कहा है? एक रिपोर्ट पर प्रकाशित की है। उन्होंने कहा है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था जो लगभग $3.5 ट्रिलियन है, वह 2047 आते आते वह लगभग $26 ट्रिलियन हो जाएगी। और यह यानी भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भी दुनिया पे नंबर 1 होगा, यानी अमेरिका से आगे होगा। और आज जो प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है, उस समय प्रति व्यक्ति आमदनी जो लगभग होगी वह 12 से लेकर 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की आमदनी होगी। यह है भारत। मैं समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से किसी को भी इस बात से खुशी होगी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज भारत में आकर अपनी ऑफिसेस खोल रही हैं, अपना कामकाज कर रही हैं। और आपको मालूम होगा कि एप्पल की कंपनी कर्नाटका में आ रही है। अब यहां पर वो उसकी फैक्ट्री लग रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, बिजनेस करने में सरलता। अब ये लंबा विषय हो जाएगा। मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो जिस समय मुझे याद है कि मोदी जी जब चर्चा करते थे कि भाई जब पहले खाता खोल रहे थे, जनधन अकाउंट खोला जा रहा था कि भाई हिंदुस्तान का एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए जिसका कि बैंकों में अकाउंट न हो जाए। मैं सच बतलाऊं, मैं होम मिनिस्टर था, वो मीटिंग में थे, मैं था और सारे अफसर्स थे। तो मैंने पूछा कि ये बताइए इतने लोगों का बैंक अकाउंट खोलना, जनधन खाता खोलना, ये कैसे संभव? नहीं राजनाथ जी, इसकी बहुत उपयोगिता है। सचमुच मेरा विजन नहीं था। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। जनधन खाता खुल गया। आज आप देखते होंगे दिल्ली के बैंक से यदि 6,000 रुपया किसानों के लिए चलता है, प्रति 4 महीने पर 2,000 रुपया आता है, तो 2,000 का 2,000 रुपया सीधे उनके जेब में आता है। एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। अब वहीं पर राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी, यह कहा था हम क्या करें, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है।
यह चिंता व्यक्त की थी। मेरा यह कहना, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ही द इंस्टीट्यूशन, यह संस्था है, इसलिए उसका हमको नहीं करनी चाहिए, तो मैं नहीं करता हूं। लेकिन ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया, राजीव गांधी जी ने, मैं क्या करूं, 100 पैसा भेजता हूं, ऊपर से लोगों की जेब में बामुश्किल 15 पैसा पहुंचता है। आज यदि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। माने केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर जो है करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है। जहां तक डीबीटी से ट्रांसफर का प्रश्न है, अब इस समय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो हो रहा, प्राप्त करने वालों की संख्या जो पहले लगभग 10 करोड़ के आसपास थी, आपको आश्चर्य होगा कि वह लगभग 77 करोड़ हो गई, 77 करोड़ हो गई। लोग कहते थे कि काहे को ये सब क्या कर रहे हैं, खाता खोलने का मतलब क्या है। अब खाता खोलने की उपयोगिता यही है कि हर व्यक्ति का खाता जो खुला है, जैम के माध्यम से सीधे सीधे डिजिटल सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे पैसा लोगों के बैंक के खाते में पहुंच रहा है। तो सिस्टम में बदलाव लाकर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक भारतीयों की औसत आय लगभग इस समय 2 गुनी हो गई है। इतनी बात तो पक्की है ना, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता हूं। ये सब तो आंकड़े हैं, प्रत्यक्ष जिसे दे सकते हैं। 2014-15 में हर व्यक्ति की सालाना औसत आयु जो लगभग 86,000 हुआ, 86,000 रुपये थी, आज वह बढ़कर 2023 में 1,72,000 पहुंच गई है, 1,72,000 पहुंच गई है। यह जो है वृद्धि हुई है। कई ऐसी चीजें हैं। अब लोग कहते हैं कि महंगाई बेकाबू हो गई है। अरे दुनिया के कोविड के बाद दुनिया के सारे देशों की हालत देखिए, इवन अमेरिका की। हमारे यहां महंगाई 4.2% है। दुनिया के किसी देश में कोई उठाकर आंकड़े को कोई देख ले, किसी भी देश की महंगाई की दर 4.2 है। किस तरीके से कंट्रोल किया हम लोगों ने। मैंने ऐसा कोई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि कोविड के कारण प्रभावित न हुई हो, लेकिन फिर भी उस समय भी हमने देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने नहीं दिया था। और आज भी हमारे यहां महंगाई की दर 4.2 है। अब बैंकों की हालत, अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे जो विकसित देश हैं, उनके बैंक लड़खड़ा रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को वहां की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यह हालत है, क्योंकि इस बैंक की जनता के बीच साख समाप्त हो गई है। क्या हालत है अर्थव्यवस्था की। मैं मानता हूं कि हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कई बैंक हमारे दिवालिया हो गए हैं। और यूरोप में क्रेडिट साइज जैसे बैंक संकट में है। क्रेडिट सुई बैंक को बोलते हैं, माना जाना जिसकी साख थी, वह भी संकट में है। तो ऐसी कई चीजें हैं। यदि आप तुलना करेंगे तो भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं, कोई चैलेंज यदि किसी कंट्री के सामने आ जाए तो उस चैलेंज को कैसे मीट आउट किया जा सकता है, उस चुनौती को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हमारे यहां वैक्सीन नहीं बनती थी। यह स्ट्रांग विल पावर था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने फैसला किया कि चाहे जैसे हम कोविड यहां पर वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन बनना शुरू हो गई। वैक्सीन भारत में, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग बैठे होंगे शायद कोई नहीं होगा जिसको कि कम से कम कोविड की 2 डोज वैक्सीन की न लग गई हो। ऐसा यहां कोई नहीं होगा। यदि कोई हो तो हाथ उठाइए, 2 डोज नहीं लगी। हो सकता है काक बचा हो, देखो यदि हो जिनको 2 डोज न लगी हो, हाथ उठाइए। कोई नहीं होगा। शायद कोई छूट गया हो, एकाक हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं।
मैं इवन अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। वो लोग कहते हैं कि हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हमारे यहां सबको 2 डोज कोविड के लग गई है। भारत में इफेक्टिव सिस्टम, सबकी केयर करने वाला, सबकी चिंता करने वाला कम से कम भारत में है, खड़ा हुआ है। दुनिया जब कोविड के संकट से जूझ रही थी तो हम लोग तो यहां तो सब कर ही रहे थे, अपने लोगों को उसका इलाज, टीका देना, वैक्सीनेशन, यह सब चल ही रहा था। दुनिया के कई देशों ने कहा कि भारत तैयार कर रहा है, भारत हमको दे दे। यानी अमेरिका सप्लाई नहीं कर पाया दुनिया के देशों को, चाइना नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया, लेकिन दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन टीका देने का काम भारत ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ने किया। रशिया और यूक्रेनियन क्राइसिस, रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं। मैंने इतना लंबा युद्ध तो मैं समझता हूं कि आप सबके ज्ञात इतिहास में कभी भी ऐसा युद्ध तो लंबा इतना, वहां धड़ाधड़ मिसाइलें चल रही हैं, गोले चल रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन जब उस समय ये युद्ध शुरू हुआ था, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण बोल दिया था, तो यूक्रेन में लगभग हजारों बच्चे लगभग 25,000 26,000 के लगभग भारतीय बच्चे वहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेते हैं, वहां पढ़ते हैं। तो यहां के सारे उनके जो गार्जियन थे, मां बाप, वो कहते थे भाई चाहे जो भी हो, जिस तरीके से हो, यह सरकार हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर बाहर लाए। सब बड़े परेशान थे, स्वाभाविक है, पुत्र पुत्र होता है, उसका मोह था सबको। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और बाइडेन के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। कुछ घंटों के लिए युद्ध रुक गया और सारे के सारे भारतवासी बच्चे जो है भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। तो भारत की हैसियत बड़ी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, सेल्फ रिलायंट भारत। और केवल डिफेंस में ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं तो थोड़ी इसकी चर्चा तो मैं कर दूं। हम रक्षा के मामलों में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले दुनिया के सबसे बड़े टैंक, तोप, मिसाइल, गोले, बंदूक, एमिनिशंस, सबसे बड़े इंपोर्टर यानी दुनिया के दूसरे देशों से खरीदने वाले हम थे। और आज दुनिया के 25 देशों में एक्सपोर्टर के रूप में आकर भारत खड़ा हो गया है। अब दुनिया के देशों को भेजने लगा। जब सरकार बनी थी तो उस समय 1900 करोड़ रुपए का मैक्सिमम इधर उधर छोटी मोटी चीजों का एक्सपोर्ट होता था। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर चुके। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया। और मैं बतलाना चाहता हूं, थोड़े ही दिन में वो 20,000, 21,000, 22,000 क्रॉस कर जाएगा। लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया के देशों को सप्लाई कर रहे हैं। सचमुच हम लोग तो वह स्वप्न देखते हैं कि एक दिन आएगा कि डिफेंस आइटम्स, रक्षा से संबंधित जुड़े हुए टैंक, तोप, गोले, सब कुछ हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया हमसे खरीदेगी, हम किसी से नहीं खरीदेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ कहा है, राजनाथ जी बतला दीजिए कि अब रक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं भारत में बननी चाहिए। हम लोगों ने नारा दे दिया है, भारत में बनाओ, भारतीयों के हाथों से बनाओ, भारत के लिए बनाओ और पूरी दुनिया के लिए भी बनाओ। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही है हमारे लिए परिवार है, तो उनके लिए बनाओ। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।